स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49 से एमसीक्यू इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ ए फर्म हैज़ DOL डिग्री ऑफ लीवरेज, ये टर्म्स थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, अगर ऐसी आगे तो मुश्किल है। इफ़ ए फर्म हैज़ डिग्री ऑफ लीवरेज ऑफ 2.8, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब बेटा यही होता है कि डिग्री ऑफ लीवरेज होता है कि कितना सेल बढ़े तो कितना अर्निंग हो जाएगा। तो सेल अगर 1% बढ़ेगा तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विल राइज बाय 2.8%, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, कितना सेल बढ़ने से कितना आपको अर्निंग होती है, सेल बढ़ने से अर्निंग कितनी बढ़ेगी, वो इसका मतलब होता है। यह डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, हाउ मच ऑपरेटिंग विल कंपनी विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द सेल्स। अगर सेल कितना बढ़े तो आपका अर्निंग कितना बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर बताया गया है। तो ये मतलब सेल अगर 1% बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ लीवरेज 2.8% बढ़ेगी, तो इसका मतलब होता है DOL इज 2.8। आगे आ जाओ 37 पर। हायर ऑपरेटिंग लीवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ, कैसे हाई ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे बढ़ेगी? डेट, इक्विटी, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है C, यानी फिक्स्ड कॉस्ट। हायर ऑपरेटिंग लीवरेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट लेने देना होता है। जब भी ऑपरेटिंग लीवरेज की बातें आती हैं तो दो बातें आती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो जिसका फिक्स्ड कॉस्ट जो हाई होता है तो उसका ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज़्यादा होता है। हम ऑलरेडी एक एग्जांपल लेके भी कर चुके हैं। हायर फाइनेंशियल लीवरेज इज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ। हायर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो उसका क्या मतलब है? हायर इक्विटी, हायर डेट, लोअर डेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है आंसर B, यानी हायर डेट जिसका होता है उसका हायर फाइनेंशियल लीवरेज मिलता है, रहता है। हायर फाइनेंशियल लीवरेज इज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ हायर डेट। ज़्यादा उधार लेके आप काम कर रहे हैं तो उसका हायर फाइनेंशियल लीवरेज की बात होती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, इक्विटी इज पार्टनरशिप, डेट से ही हायर फाइनेंशियल लीवरेज, डेट टू इक्विटी रेशो की बात होती है जब हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा डेट होता है उसका ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज की बात होती है। तो आ जाए 39 पे आ जाओ। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर EPS की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय व्हाट? In order to calculate अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं इसको? मार्केट वैल्यू द इक्विटी, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू द इक्विटी शेयर या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इसका वो है B, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। जब पर शेयर निकालना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, तो नंबर नीचे आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। अर्निंग पर शेयर निकालनी तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आना चाहिए। बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? नेवर बेनिफिशियल होती है, ऑलवेज बेनिफिशियल होती है, मे बी बेनिफिशियल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 40th का C, यानी मे बी बेनिफिशियल। इक्विटी पर ट्रेडिंग करें तो मे बी बेनिफिशियल, मे नॉट बी बेनिफिशियल। ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेटिव होती है। बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न, या बोथ एंड भी है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है वो है A, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लेस देन होता है रेट ऑफ रिटर्न से, यानी ROI इज लेस देन ROR, तो बेनिफिट होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तब बेनिफिट होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कि जब ROI इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रही है बात? ROI क्या होता है, ROR क्या होता है? आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर तो बता देता हूँ। ठीक है, मोटे मोटे समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट करते हैं कितना हमें पेमेंट करनी है। हमने कोई चीज़ उधार पे ली होती है, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। जब हमने डिबेंचर केस में आता है तो हमने कितना पेमेंट करनी है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। रेट ऑफ रिटर्न की बात है तो मतलब हमें रिटर्न आना होता है, इस रेट से हमें रिटर्न आएंगे, हमें पैसा आएगा। जब पैसा ज़्यादा आएगा और कम देंगे तभी तो फ़ायदा होगा। तो बेनिफिट तभी होगा जब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे आ जाए 42 पर। इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT इज़ वन एट विच, इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो इन डिफरेंस लेवल का मतलब क्या है? इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो इन डिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, कोई सिंपैथी नहीं, मुझे लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस,
is one at which EPS is 0, EPS is minimum, EPS is highest and none of the above. EPS का मतलब क्या है? EPS is earning per share. तो यहाँ देख लेते हैं कि इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBT का मतलब EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब सेम है. इन डिफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सेम डिफरेंट मतलब डिफरेंट होना, इन डिफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं होना, सेम रहना. तो इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT इज वन एट विच EPS रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट इक्विटी मिक्स. जो मर्जी हो EBIT सेम रहता है. तो इन डिफरेंस यानी डिफरेंस नहीं, सेम रहता है. सेम लेवल ऑफ EBIT इज़ वन एट विच EPS इज सेम. इट इज़ नॉट जीरो मिनिमम हाईएस्ट बट इट इज़ सेम. तो इसका D है जो कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर. EPS रिमेन्स सेम. और जो 43 पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ EBIT इज़ वन एट विच, कब होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एट विच क्या होता है? EPS 1 होता है, 0 होता है, इन्फिनाइट होता है या फिर नेगेटिव होता है. तो जो इसका सही आंसर है वो है 1. यानी जब EPS 0 हो जाए यानी अर्निंग पर शेयर 0 हो जाए तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है. उसके बाद अर्निंग बढ़ना शुरू होगी. तो 0 के बाद ही बढ़ना शुरू होगी ना, ऑब्वियस सी बात है. तो 0 होता है इसका आंसर. 44 पे आ जाओ. रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द सेल एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नोन एज. चेंज इन द सेल, सेल बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्क पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट रेशो कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं. जो इसका सही आंसर है वो पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज इसका सही आंसर है. कि सेल कैसे सेल बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. ये जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेटिंग लीवरेज में हमें समझ में आता है. इफ़ ए फर्म हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज डिफाइंड एज इक्वल टू. जब प्रेफरेंस शेयर नहीं तो डिफाइंड कैसे करेंगे इसका? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड EBIT, इंटरेस्ट लायबिलिटी, इक्विटी, डिविडेंड या टैक्स लायबिलिटी. जो सही आंसर होगा इसका वो होगा B यानी इंटरेस्ट लायबिलिटी. क्या होगा? इंटरेस्ट लायबिलिटी. इफ फर्म हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं है कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो बेटा सीधी सीधी बात है फिर इंटरेस्ट की लायबिलिटी रह जाएगी सिर्फ. ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन में सिर्फ इंटरेस्ट की लायबिलिटी रह जाएगी. B इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे इक्विटी क्यों नहीं है? जब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की बात आ रही है तो इक्विटी डिविडेंड भी तो है इसके अंदर, है ना. फिर टैक्स की लायबिलिटी की बात क्यों नहीं हो रही है फाइनेंशियल ब्रेक? इफ़ द फर्म हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वहाँ पर बात सिर्फ इंटरेस्ट की भी रहनी चाहिए. आप बोलोगे इक्विटी डिविडेंड की बात भी होनी चाहिए और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी की बात भी होनी चाहिए. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसकी बात भी होनी चाहिए. इंटरेस्ट लायबिलिटी सारी बातें होनी चाहिए. तुम तो बोलोगे इसका मतलब, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है इंटरेस्ट लायबिलिटी. इफ द फर्म हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज डिफाइंड एज इक्वल टू. फाइनेंशियल ब्रेक इवन कब आएगा? जब इंटरेस्ट लायबिलिटी के बराबर आ जाएगा. ठीक है, ओके 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 ठीक है. फाइनेंशियल ब्रेक इवन ढूंढना है हमने. फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब सिर्फ हम इक्विटी और डिवेंचर की बात कर रहे हैं. तो इक्विटी डिवेंचर में सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो जाएगी, हम इक्विटी छोड़ रहे हैं ऐसा मान लो. मुझे पता नहीं इसका एग्जैक्टली. तो इसका आंसर जो है इंटरेस्ट लायबिलिटी है. आगे 46 आ जाओ. एट डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT डिफरेंट कैपिटल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो डिफरेंट कैपिटल के पास क्या होता है? सेम EPS, सेम पैट, सेम PBT, सेम EBIT. तो इसका सही आंसर है वो है A, सेम अर्निंग पर शेयर. डिफरेंट लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है डिफरेंस लेवल पर. तो डिफरेंट कैपिटल के पास सेम अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए, लेकिन सेम अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए. डिफरेंट लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिफरेंट कैपिटल हो चाहे लेकिन अर्निंग पर शेयर आपकी सेम रहनी चाहिए. समझ में तो नहीं आया वैसे मुझे. तो देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत है. यहाँ पर क्वेश्चन ठीक लग रहा है. एट इनडिफरेंस का मतलब इनका डिफरेंस नहीं है. सेम लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, डिफरेंट कैपिटल के पास सेम अर्निंग पर शेयर होगा. सेम EPS अर्निंग पर शेयर भी सेम ही होगा. एट सेम लेवल ऑफ EBIT, तो सेम EBIT तो होगा ही होगा, सेम EPS भी होगा. तो सेम EPS की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ये
एट इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, तो ठीक है बोल ही रहा है वो, तो सेम EPS होगा। यहाँ पर सेम EPS की बातें हो रही हैं, यहाँ पर डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT लिखा है, तो डिफरेंट कैपिटल हैव, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा गलत हो यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए सेम लेवल ऑफ EBIT है तो सेम लेवल ऑफ EPS भी होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल के पास सेम EBIT नहीं होगा, सेम EPS होगा, अर्निंग पर शेयर सेम होगा। ठीक है, इनडिफरेंस लेवल, यहाँ पे डिफरेंस मत सोचो, इनडिफरेंस, सेम लेवल ऑफ EBIT है तो सेम EPS होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन शायद गलत यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्टर इन अर्निंग पर शेयर एनालिसिस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर? टैक्स रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, या अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो सही आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्टर, कौन सा ऐसा रेलिवेंट फैक्टर नहीं है अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए? क्या टैक्स रेट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, क्या डिविडेंड पेड लास्ट ईयर की बातें क्यों हो रही है? अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसका आंसर सी है कि पिछले साल की बातें क्यों कर रहे हैं मेरे भाई। 48 पे आ जाओ। फॉर ए कांस्टेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इफ ए डेट लेवल इज फर्दर इंक्रीज, डेट लेवल उधार बढ़ा दिया तुमने तो क्या करना पड़ेगा? अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर विल नेवर इंक्रीज, अर्निंग पर शेयर विल ऑलवेज इंक्रीज, या नन ऑफ द अबव। तो में की बातें होनी चाहिए यहाँ पर। यस, ए इज द करेक्ट आंसर कि अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज फॉर ए कांस्टेंट EBIT, तो कांस्टेंट रखा हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कांस्टेंट हो गया है, बट इफ द डेट लेवल इज फर्दर इंक्रीज, डेट बढ़ा दिए और उधार लेना शुरू कर दिया है तो बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता अर्निंग। ठीक है, डिपेंड करता है, मतलब उधार ज़्यादा लगा दिया है तो लीवरेज ज़्यादा ले लिया तुमने, तो ज़्यादा लीवरेज से मतलब हम कोशिश करते हैं कि अर्निंग बढ़े, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो मे की बातें हो जाती हैं। फॉर ए कांस्टेंट EBIT तो कांस्टेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कांस्टेंट आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि बढ़े, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो मे इंक्रीज मे नॉट इंक्रीज। ए इज द करेक्ट आंसर। 49 पे आ जाओ। बिटवीन टू कैपिटल प्लान है, कैपिटल प्लान A B, इफ एक्सपेक्टेड EBIT इज मोर देन द इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, जिसमें सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस मिलेंगे, एक्सपेक्टेड EBIT इज मोर देन द इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, देन बोथ प्लान्स कैन बी रिजेक्टेड, बोथ प्लान्स आर गुड, वन इज बेटर देन द अदर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी, वन इज़ बेटर देन दी अदर, जिसका EBIT ज़्यादा है वही बेटर है। ठीक है, वन इज़ बेटर देन दी अदर, यानी एक्सपेक्टेड मोर देन दी इनडिफरेंस लेवल EBIT, वन इज़ बेटर देन दी अदर। 50th पे आ जाओ। फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ द EBIT इज इंटरसेप्ट एट द y एक्सिस, इंटरसेप्ट एट द x एक्सिस, स्लोप ऑफ EBIT EPS लाइन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, यानी इंटरसेप्ट एट x एक्सिस। तो x एक्सिस तुम्हें पता होगा नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, y एक्सिस पता होगा एक वर्टिकल लाइन होती है, तो उनके में जो इंटरसेप्ट जो x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है, काटता है जो x एक्सिस को, ठीक है, तो वो जो x एक्सिस को काटता है वो लाइन हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, उसके ऊपर फिर हमारा अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट लेवल जो EBIT का होता है इंटरसेप्ट एट दी x एक्सिस होता है, देख लेना। ये जो डायग्राम हमें मिला है डेट एंड इक्विटी इन डिफरेंस पॉइंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट देखो ये है और ये है इक्विटी, और यहाँ पर x एक्सिस पर EBIT और y एक्सिस पर EPS अर्निंग पर शेयर। तो जहाँ पर ये कट करते हैं आपस में बन जाता है इन डिफरेंस पॉइंट, तो ये हमारा बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, एक और डायग्राम यहाँ मुझे दिख रहा है, ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा EPS है, ये हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, ये जा रहा है यहाँ कट कर रहा है इंडिफरेंस पॉइंट, और नीचे जहाँ कट करता है x एक्सिस को जहाँ कट करता है वो हमारा बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन EBIT कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जब मेरा क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ EBIT इज इंटरसेप्ट एट दी x एक्सिस, इसका सही आंसर है बी। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो
नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो हायर डेट इज़ बेटर, हायर इक्विटी इज़ बेटर, डेट रेशो इज़ इररेलेवेंट या नन ऑफ द अबव। सॉरी, तो जो सही आंसर है उसका वो है ए, यानी हायर डेट इज़ बेटर। अगर नेट इनकम अप्रोच बात कर रहे हैं नेट इनकम, तो हायर डेट बेटर रहता है। हम फिनिश करेंगे यहीं पर, लेकिन 97 तक काउंट कर लिया मेरे बच्चे ने। MCQ ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 51 नंबर पेज, और क्वेश्चन नंबर हमने 51 तक ख़त्म कर दिया है।